बता सकते बारे में पढ़ा था तुमने? किसके बारे में पढ़ा था? तानसेन, तानसेन, संत हरिदास बेटा, और बादशाह अकबर के बारे में पढ़ा था हमने, पढ़ा था। आपको कहानी याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज किसी से कोई मुझे बताएगा तानसेन कौन था? कौन था तानसेन? कोई बताएगा मुझे तानसेन कौन था? Who was तानसेन? Who was तानसेन? कोई एक हाथ खड़ा करके मुझे जवाब दे। Who was तानसेन? थोड़ा बहुत इंग्लिश में बता सकते हो? कौन था? कुछ बच्चे लग रहे हैं बताना चाहते हैं। म्यूजिशियन, म्यूजिशियन था ना? वो क्या करता था? गाना गाता था, राग गाता था बादशाह अकबर की दरबार में। याद है? ये भूले तो नहीं हो? भूले तो नहीं हो, है ना? ठीक है। और उनके गुरुजी का क्या नाम था? तानसेन के गुरुजी का? तानसेन की गुरुजी का? हाँ, संत हरिदास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बादशाह अकबर तानसेन से क्या चाहते थे? क्या करना चाहते थे? क्या करना चाहते थे बताओ? उन्होंने बोला था ना तानसेन ने कि मुझसे भी अच्छा कोई गाता है, उसको दरबार में बुलाना चाहते थे, दरबार में बुलाना चाहते थे, पर तानसेन जी ने मना कर दिया कि नहीं, he will not come, you have to go। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इंग्लिश का इसलिए वर्ड्स यूज कर रही हूँ बेटा, आप बोलना सीखो। ठीक है, सो तानसेन बादशाह अकबर टू गो एंड मीट हिज गुरु संत। ठीक है, कहाँ रहते थे व्यास जी? कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे वो? कहाँ रहते थे? बताओ बच्चों, संत हरिदास जी कहाँ रहते थे? कोई बताएगा मुझे? ये कोई है बोलना चाह रहे? जंगल में रहते थे? जंगल में रहते थे? एक लाइफ ऑफ अ हर्मिट, हर्मिट का मतलब साधु संत की का जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, अच्छा आप, मैंने एक छोटा सा एक कुछ बनाया था वर्कशीट, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था पहले, और एक और है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, आप, मैं ये आपके पास अगर जाएगा तो आपको कोई टीचर या कोई भी कोऑर्डिनेटर आपके साथ डिस्कस कर सकता है, तो उसमें आंसर्स भी हैं। एक मिनट, एक सेकेंड। या बेटा दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आप देखो, इसके अंदर मैंने पूरा आपका लेसन, पूरा पार्ट मैंने उसको पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है, उसको पैराग्राफ में लिखा है। ठीक है, और उसके नीचे, हर पैराग्राफ के नीचे 2 या 1 क्वेश्चन है, एक प्रश्न है या 2 प्रश्न है। ठीक है, बराबर। आपको पास जब ये शीट जाएगा तो मुझे नहीं पता आपको ये मिलेगा अपने हाथ में कि नहीं, पर आपका कोई भी टीचर होगा वो इसको पढ़ के आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। जैसे मैं ही आपको थोड़ा सा रिवीजन कराती हूँ। आपको अभी
मैंने आपको बताया कि तानसेन जो है वो बादशाह अकबर के उसमें गाते थे, दरबार में गाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। और बादशाह अकबर ने उनकी तारीफ करी बहुत ज्यादा और कहा कि तुम्हारे से अच्छा कोई नहीं गा सकता। पर तानसेन ने क्या बोला कि नहीं, मुझसे अच्छा भी कोई गाता है। ठीक है, तो जैसे पहला पैराग्राफ, हाँ जी, तो जैसा पहला पैराग्राफ है, स्लोली जेंटली द एग्जॉस्टेड म्यूजिशियन लेड हिज तानपुरा ऑन द कारपेट, the exquisite strains of राग दरबारी still vibrated within the hall। अभी ऐसे अगर आप पढ़ने का इसको कोशिश करो, ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नीचे दिया है, हु इज द म्यूजिशियन इन द स्टोरी। ना आप बताओ मुझे, हु इज द म्यूजिशियन इन द स्टोरी, हु इज द म्यूजिशियन, बोलो बोलो बोलो, हु इज द म्यूजिशियन। तानसेन। वेरी गुड, वेरी गुड। Why did Tansen bow before the emperor? ध्यान से सुनो, Why did Tansen bow before the emperor? bow का मतलब होता है ऐसे झुकना, ठीक है, उसने क्यों झुका, वो बादशाह अकबर के सामने क्यों झुका तानसेन, वो क्या कर रहा था ऐसे करके, धन्यवाद दे रहा था, धन्यवाद दे रहा था, हाँ धन्यवाद, तो क्यों क्यों दे रहा था धन्यवाद, बादशाह अकबर ने ऐसा क्या बोला कि वो धन्यवाद दे रहा था, तारीफ की थी गाने की, बोला था यू आर अ वंडरफुल सिंगर, क्या बोला था, यू आर अ वंडरफुल सिंगर। तो बेटा वो आपका जो देखो, आपका जो से वो जो मैंने आपको लाइंस दी हैं, जो पंक्तियां दी हैं, उसके अंदर वंडरफुल भी है, सुपर भी है, कहते ना सुपर वंडरफुल, ऐसे बादशाह अकबर ने तारीफ की थी। तो इस तरह से मैंने पूरे पार्ट को ना डिवाइड किया हुआ है, और आपको इसके जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं आगे चलती हूँ, एक सेकेंड बेटा, बहुत शोर हो रहा है। ये देखो, जैसे आगे एक और मैंने पैराग्राफ दिया है कि बट आई डोंट शहनशाह सेड तानसेन विद अ स्माइल, देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर देन आई डू, रियली क्राइड द डिसबिलीविंग अकबर। मैंने पिछली बार आपको बताया था डिसबिलीविंग का मतलब नहीं किसी पे विश्वास करना। अकबर ने किस बात पे विश्वास नहीं किया तानसेन की, कि कोई तानसेन से भी ज्यादा अच्छा गा सकता है, ठीक है। तो अब जैसे उसी से संबंधित मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, नीचे देखो क्वेश्चन नंबर 3, हु सिंग्स फार बेटर अकॉर्डिंग टू तानसेन, कौन है जो तानसेन से भी अच्छा गाता है, और एक वर्ड आपने निकालना है। हाँ, संत हरिदास। आप या तो संत हरिदास लिख देना, वो भी सही हो जाएगा, या आप लिख देना समवन। देखो पहली पहली लाइन में लिखा ना देयर इज समवन, तो आप अगर समवन लिख दोगे तो वो भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अभी इधर तक कोई भी उसने तानसेन ने नहीं बताया था अकबर को कि कौन अच्छा गाता है उनसे भी ज्यादा, उसने सिर्फ बोला कि समवन। तो अगर आप संत हरिदास भी लिखोगे तो वो भी सही हो जाएगा, ठीक है। What did Akbar want Tansen to do? अकबर क्या चाहता था तानसेन करे, बताओ, इसी में ही है जवाब। What did Akbar want Tansen to do? He wanted him, देखो तीसरी लाइन में देखो, he wanted him to come to the court। come to the court मतलब उसको दरबार में लेके आने के लिए बोला तानसेन ने कि
तानसेन तुम उसको लेकर आओ मेरे दरबार में, ठीक है, ठीक है। तो इसका जवाब भी आप जब सेकंड पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको उसकी दूसरी लाइन में, सॉरी तीसरी लाइन में आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना। ओके, आगे है, बट अकबर वॉज डिफरेंट वेरी वेल उस्ताद जी, सेड अकबर स्माइलिंग इनटू तानसेन्स हाफ स्केयर्ड आईज। मैंने आपको बताया था कि हाफ स्केयर्ड आईज का मतलब है जिसके आंखों में एक डर था, और तानसेन की आंखों में डर इसलिए था क्योंकि उसे मालूम है मैंने मना कर दिया कि वो नहीं आएगा तो शायद अकबर मुझे जो है पनिश करे, मुझे दंड दे, है ना। तो इसीलिए वो थोड़ा डरा हुआ था। लेकिन अकबर वॉज डिफरेंट। डिफरेंट का क्या मतलब हुआ बेटा? डिफरेंट का मतलब हुआ अलग तरीके का, डिफरेंट। वो और राजाओं की जैसा नहीं था। अगर और कोई राजा होता और उनको मना करते तो वो तो उसको दंड देते ना, तानसेन को, पर राजा अकबर ने दंड नहीं दिया। तो मैंने आगे लिखा, व्हाट डिड तानसेन आस्क एम्परर अकबर टू डू। अब तानसेन ने अकबर से क्या कहा? अकबर ने क्या कहा कि तानसेन को कि तुम लेकर आओ दरबार में। तानसेन ने मना कर दिया, तो अकबर ने कहा ठीक है। तो अब अकबर ने तानसेन से क्या कहा, क्या करने के लिए बोला? इसने बोला, देखो दूसरी लाइन में, इफ ही डजंट कम आई शेल गो टू हिम, कि अगर वो नहीं आएगा तो मैं जाऊंगा। बट इस पर तानसेन ने क्या कहा? तानसेन ने ये जवाब दिया कि यू विल नॉट गो एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, आप बादशाह अकबर या हिंदुस्तान के बादशाह के तरीके से के रूप में नहीं जाओगे, एक हम्बल लवर ऑफ म्यूजिक की तरह जाओगे, जो एक आम आदमी है, ठीक है, जिसको कि म्यूजिक पसंद है, तो आप ऐसे जाओगे। तो इसका जवाब जो है आपको लास्ट की लाइन में मिलेगा। तो आप इस तरीके से आप दो वर्ड भी लिख दोगे या दो वर्ड भी बोल दोगे, आप आंसर हो जाएगा आपका पूरा, ठीक है, बरोबर? इतना समझ आया? हाँ। ठीक है, अभी आगे मैं चलती हूँ। संत हरिदास वॉज द मैन तानसेन हैड स्पोकन ऑफ। तो तानसेन ने किसके बारे में बताया था? संत हरिदास। यहाँ पर उसने नाम लिया है संत हरिदास जी का, वहां पे नहीं, वहां तो उसने संवन बोला था, यहाँ पे उसने बोला संत हरिदास। He had been तानसेन्स म्यूजिक टीचर, वो तानसेन का म्यूजिक टीचर था, उनको म्यूजिक सिखाता था। जैसे आप छात्र हो ऐसे तानसेन भी उनका छात्र था। He lived the austere life of a hermit। austere का मतलब एक बहुत साधारण लाइफ, ऐसी जिंदगी जो कि कोई शान नहीं, कोई शौकत नहीं, कुछ नहीं, बहुत साधारण जिंदगी, ठीक है। और संत की, एक संत, हर्मिट मतलब संत, साधु, साधु होते हैं, जैसे साधु लोग कैसे रहते हैं, सीधा साधारण खाना खाते हैं, साधारण कपड़े पहनते हैं। When तानसेन एंड द एम्परर रीच्ड हिज हट, वो कहाँ रहता था? कुटिया में। कहाँ रहता था? कुटिया में, ठीक है। ही वॉज बिजी विद हिज डेली चोर्स। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, चोर्स का मतलब होता है अपने नियमित काम करना, दिनचर्या के काम करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू मीट हिज गुरु, तो अपने गुरु से जब मिलने गए अकबर को लेके, तो उनके गुरुजी अपना रोज दिनचर्या का काम कर रहे थे। तो अब क्वेश्चन है, हु वाज द म्यूजिशियन दैट तानसेन वाज टॉकिंग अबाउट? किस म्यूजिशियन की बात कर रहे थे तानसेन अकबर से? अभी आपने जवाब दिया, किसका, किसकी बात कर रहे थे? हु वॉज द म्यूजिशियन, कौन संगीतकार है वो, इसका कि तानसेन ने अकबर को बताया था? किसके बारे में बताया था तानसेन ने? संत हरिदास। संत हरिदास। तो आप यहाँ पे, वेरी गुड। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, कैसी जिंदगी डिड हिज गुरु लिव, उनके गुरुजी कैसी जिंदगी जी रहे थे? लाइफ ऑफ अ, दूसरी लाइन में देखो, दूसरी लाइन में मैंने लिख के दिया है, लाइफ ऑफ अ, लाइफ,
हर्मिट, वेरी गुड। कोई बोला हर्मिट, हर्मिट का मतलब साधु संत, ठीक है। तो लाइफ ऑफ अ हर्मिट, आप सिर्फ लाइफ ऑफ अ हर्मिट भी लिख दोगे, आपका जवाब सही हो जाए, ठीक है मेरे बच्चे। आगे में है, when they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. जब उनको बोला कि नहीं आप गाना गाओ गाना गाओ, तो उन्होंने मना कर दिया। और क्या जवाब दिया, मेरा तो जिंदगी अब मैं बूढ़ा हो गया और मैं नहीं गाना गाता हूँ, ठीक है। सो आई एम लॉन्ग पास, वो अब मैंने वो पीछे अपनी वो जिंदगी छोड़ दी जब मैं गाता था, वो उम्र छोड़ दिया जब मैं गाना गाता था। Even his favorite pupil could not persuade him. Who is the favorite pupil here? मैंने उस दिन बताया था कौन है फेवरेट प्यूपिल। प्यूपिल इज दी छात्र, प्यूपिल का मतलब है छात्र, फेवरेट का मतलब जो आपके मन को बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जो आपका बहुत आपका आपको मन को बहुत भाता है, ठीक है। तो कौन था फेवरेट प्यूपिल संत हरिदास का? तानसेन, वेरी गुड। तो तानसेन जी ने जब उनको बोला बार बार गाना गाओ, उन्होंने नहीं गाया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, क्यों नहीं गाया? पहली लाइन में, दैट ही हैड लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग। आप उधर से कॉपी भी करके, समझ के कॉपी करके भी रख दोगे ना, आपका जवाब सही हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट डिड द हर्मिट से टू द एम्परर? हर्मिट ने मतलब संत हरिदास जी ने यही बोला कि आई एम लॉन्ग पास द एज फॉर सिंगिंग, मैंने अपना वो उम्र छोड़ दिया जब गाना गाता था। Why did तानसेन make a deliberate mistake while singing? तानसेन ने क्यों गलती करी गाना गाते वक्त? ये आपको पता है, मैंने पता है ना क्यों तानसेन ने जानबूझ की गलती करी थी? जानबूझ की, हाँ, ताकि संत हरिदास जी, उनके गुरुजी गाना गा के उसको सुधारे, उसको ठीक से बताएं, है ना। तानसेन को पता था कि वो क्या गलती कर रहा है, पर उसने जानबूझ के किया। सो व्हाई डिड ही मेक दिस मिस्टेक? बिकॉज ही वांटेड हिज गुरुजी टू सिंग। तो है ना, ही वांटेड हिज गुरुजी टू सिंग। तो इसमें जो तीसरा लाइन है, टू गेट राउंड हिम, अगर आप ये भी लिख दोगे, टू गेट राउंड हिम, टू गेट राउंड हिम का मतलब किसी को फंसाना, किसी को उकसाना नहीं, मतलब फंसाना, कि उनको कैसे, मतलब मैं करवाऊं उनसे अपना गाना कैसे गवाऊं। तो उन्होंने एक चाल चली, उन्होंने कहा जब मैं गलत गाऊंगा तो मेरे तो गुरु जी हैं, वो मुझे गलत गाते हुए नहीं देख सकते, वो मुझे सुधारेंगे, ठीक है। तो आपका जो जवाब है तीसरी, उसमें है टू गेट राउंड हिम, ठीक है। आप ये भी लिख दो, सही हो जाए। Why did Tansin make a deliberate mistake by next है, the music spread across the forest like the first glimmer of dawn. मैंने आपको बताया था first glimmer of dawn क्या होता है बेटा? जब एकदम सुबह सुबह होती है और रात जो है, जब रात और सुबह मिलती है, मतलब रात जो है खत्म हो रही होती है और सुबह शुरू हो रही होती है, उस टाइम पे कैसी चमक होती है, ठीक है, आसमान में चमक होती है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन। और दूसरा क्या बोला उन्होंने, कि जैसे जैस्मीन फूल के फ्लावर के सुगंध होती है, खुशबू होती है। आपको फूल अच्छे लगते हैं ना, आपने मुझे बोला, तो जैसे वो खुशबू होती है, तो उनका जो संगीत था वो पूरी जगह पे बिल्कुल ऐसे ही फैल गया, जैसे कि जो सब सुबह सुबह भोर होती है वो समय, या जैसे कोई सुगंध हो फूल का। तो उन्होंने दो चीजों से कंपेयर किया, फर्स्ट लाइन में, ठीक। सो आगे मैंने क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट आर द टू थिंग्स, व्हाट व्हाट आर द टू थिंग्स द म्यूजिक इज कंपेयर्ड विद, व्हाट आर द टू थिंग्स, द टू थिंग्स कौन सी है वो? एक है द फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन पहली लाइन में, और दूसरी लाइन की शुरू में द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन। ये दो चीजें हैं, फर्स्ट ग्लिमर ऑफ डॉन एंड द फ्रेग्रेंस ऑफ जैस्मिन। ये दो चीजें हैं जिससे कि म्यूजिक को कंपेयर किया गया, ठीक है।
अब लास्ट है तानसेन स्माइल शहनशाह आई सिंग एट योर कमांड। अब ये क्यों बोला था तानसेन ने? क्योंकि अकबर ने ये मान लिया कि संत हरिदास जी ज्यादा अच्छा गाना गाते हैं, मतलब बहुत अच्छा गाते हैं, और तानसेन उनसे थोड़ा सा कम है गाने में। तो जब उन्होंने बोला कि तुम क्यों नहीं गाना गाते हो अपने गुरुजी की तरह से, उन्होंने तो तुम्हें गाना गाना सिखाया है, तो उन्होंने बोला शहनशाह आई सिंग एट योर कमांड, मैं आपके कहने पे गाना गाता हूँ। द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, आप तो बादशाह हो हिंदुस्तान के, पर मेरे गुरुजी किंग ऑफ किंग्स के लिए गाते हैं, और वो कौन है? राजाओं का राजा, हमारे भगवान। तो इसीलिए उनका गाना बहुत प्योर है, बहुत पाक, बहुत सुंदर है गाना जो वो गाते हैं। सो व्हाट रीजन डिड तानसेन गिव टू अकबर फॉर हिज गुरुजीज आउटस्टैंडिंग म्यूजिक? क्या रीजन दिया उसने? उसने सीधा ये बोला कि आई सिंग, पहली लाइन में लिखा है आई सिंग एट योर कमांड, माई गुरुजी सिंग्स फॉर द गॉड, द किंग ऑफ किंग्स फॉर द गॉड। आप इसके 2-3 भी शब्द डाल दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे इस चीज को। समझे बेटा? हाँ हाँ समझ गए, ठीक है। तो अब ये वाला मैं मैम से पूछूंगी कि कैसे आप तक ये जा सकता है। मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ उसमें जवाब भी होंगे, ठीक है। तो आप पहले एक बार पाठ को पढ़ोगे, तो पाठ को पढ़ने के बाद, पूरे लेसन को पढ़ने के बाद, जैसे मैंने आपको दिया है और अभी समझाया है ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही आप जवाब लिखोगे, चाहे एक वर्ड में दो, चाहे एक लाइन में दो। ऑलराइट, समझ में आया? गुड गुड। तो फिर हम इसी के साथ आज एक कविता, दूसरी कविता शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है ट्रुथ, ठीक है। देयर इज अ पोम इन योर बुक जिसका नाम है ट्रुथ। कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रुथ? ट्रुथ का क्या मतलब हुआ बेटा? सत्य, बहुत सही, बहुत सही। आप अपनी प्रेयर में भी यही गाते हो ना, God, हमें हमें सच बोलना चाहिए, है ना। लेकिन कभी कभी बेटा, कभी कभी हमारा सच जो है ना बहुत कड़वा हो जाता है। हम कभी सच बोलते हैं और दूसरे को बुरा लग जाता है। तो हमें सच भी बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, ठीक है। बोलने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए, हमें कभी एकदम से नहीं बोलना चाहिए, ठीक है बेटा। तो अभी मैं एक आपके साथ इसी तरह से, वंदना मैम, हाँ जी वंदना मैम। मैम, आप दूसरा पोम स्टार्ट करने से पहले एक हाँ बार ये जितने भी बच्चे हैं ना, जहाँ पे भी खड़े बैठे हैं, इन हाँ सबको एक बार खड़ा कर दीजिए, बिकॉज इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस दैट इमीडिएटली यू स्टार्टेड द अनदर पोम। थोड़ा सा हाँ, इनको एक्सरसाइज करा दीजिए। सारे बच्चे जहाँ पे बैठे हो ना बेटा, सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो फटाक जाओ, से खड़े हो जाओ, जहाँ खड़े पे हो भी जाओ, बैठे हो खड़े हो जाओ, राइट राइट, जल्दी से खड़े हो जाओ। वेरी वेरी नाइस। गुड। एंड डू लाइक दिस, ऐसे हाँ करो, ऐसे हाँ, करो। जहाँ पे भी खड़े हो फटाक से करो, क्योंकि मैम ऐसे ने एक कविता फिनिश किया है और दूसरी कविता ये शुरू करने वाली है। हाँ और ये कविता शुरू करने से पहले आपको कार्य पत्रिका मिल जाएगा जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको अभी जो हम 2 महीने मैम पढ़ा रहे हैं एग्जाम से पहले, जिसमें से पढ़ने की तरीका सिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ी मजा भी करना चाहिए, है ना। ज्यादा बोरियत हो जाती है, रात को 9 बजे कौन पढ़ता है, घर पे भी कोई नहीं पढ़ता, तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। अब जहाँ पे आप खड़े हो ना, आप वहां पे क्या जंप कर सकते हो? 10 बार जंप करो। जंप, जंप पता है क्या? वेरी कूदना गुड, है। वेरी गुड। वेरी गुड, 1 वेरी गुड। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सारे बच्चे तो हिले ही नहीं, बहुत सारे बच्चे तो हिले ही बहुत नहीं। सारे बच्चे तो खड़े ही हैं। हाँ, तो चलिए फिर से करते हैं। अच्छा, फिर से करते हैं। हाथ ऊपर करो सारे बच्चे, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर सारे बच्चे, हाथ ऊपर करो। हाँ, वेरी गुड। अब आगे की तरफ झुक जाएंगे सारे बच्चे नीचे झुकेंगे और अपने हाँ, नाक को अपने घुटने से टच करेंगे। अपने नाक को घुटने से टच करेंगे और हाथ को जमीन पे टच करेंगे। नाक कहाँ होती है? नोज। नाक को घुटने से टच करेंगे, जल्दी से करेंगे।
जल्दी से करो, नीचे झुक जाओ सारे बच्चे। अरे अरे वो डेस्क में कैसे लग जाएगा आपको? अरे ये तो कुछ बच्चे तो कर रहे हैं। अच्छा जरा अब फिर से जंप करेंगे 10 बार। जहां पे खड़े हो एक बार फिर से जंप करो। मैं 10 काउंट करूंगी, 10 में मैं देखूंगी जिस भी स्कूल के बच्चे नहीं कूदेंगे ना, मैं उस स्कूल में मैम हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है मैम? ओके, ठीक है मैं मैम। काउंट स्टार्ट कर रही हूँ। 1, जंप करो सारे बच्चे। 1 2, ये बेहद आश्रम के सामने एक लड़का खड़ा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा ये तो। 2 3 3, अरे हाथ पकड़ के खड़े हो गए हो, बिल्कुल जंप ही नहीं कर रहे। 3 4, जंप 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 अप, हाँ पॉकेट में, हाँ वेरी गुड। देखो मैंने देखा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फटक से बैठ जाओ सारे बच्चे। सारे बच्चे बैठ जाओ। अब सारे बच्चे बैठ जाओ, जहां पे थे वहीं पे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सारे बच्चे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ सारे बच्चे। अभी मैम आपको एक नई कविता सिखाने वाली है। बैठ जाओ बेटा, सारे बच्चे बैठ जाओ। बैठ जाओ, आप भी बैठो। हाँ ये खड़ी, हाँ बैठ गई, ठीक है। अब मैम आपको एक नई कविता, मुझे पता है अंग्रेजी की क्लास थोड़ी मुश्किल होती है, आपको समझने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप मैम की बात सिर्फ सुनोगे, अगर सुनने की कला भी सीख ली आपने, तो आप धीरे धीरे करके आपको अंग्रेजी आ जाएगी। और बिना अंग्रेजी के बेटा आज के डेट में किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिर बड़े आदमी कैसे बनोगे? एक इज्जत की जिंदगी कैसे जियोगे? ठीक है, तो अभी आपको सुनने की कला रखनी है। मैम अब नई कविता ट्रुथ आपको पढ़ाने वाली है। मैम ओवर टू यू, वी हैव 10 मिनट्स। थैंक यू सो मच फॉर दिस। या थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, मैं वैसे अभी तो मैम ने आपको खड़ा करके जो है उछलने के लिए बोला था। मेरे तो दिमाग में कुछ और था कि मैं आप लोगों को सीधा बिठा के आपकी, ताकि कंसंट्रेशन बढ़े, आप फोकस्ड रहो, इधर उधर नहीं देखो। तो उसके लिए ना आप थोड़ा अपनी ये रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, इसको सीधा करो। इसको सीधा करो बेटा। सीधा करने के बाद हाथ सीधा अपने टांग पे से हाथ रखो, पालती मारो, आंख बंद करो और थोड़ा सा अपना ध्यान करो। और ध्यान करने के लिए क्या करना है, सांस लो अंदर। सब लोग सांस लेते हैं, हम सब सांस ले रहे हैं। तो सांस लेके जब हम सांस निकालेंगे तो हमने एक आवाज निकालनी है। कैसे? सब लोग करो, ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया आपको। और आपको मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आप ये रोज करोगे, इसको ए महाप्राण ध्वनि ध्वनि कहते हैं। अगर आप ये महाप्राण ध्वनि रोज करोगे ना बेटा, आपका यहाँ पे तालु पे आपका एक यहाँ पे कुछ होता है, वाइब्रेशन होता है, ठीक है। और उससे आपको फोकस बढ़ेगा, आपको आसान हो जाएगा याद करना, सीखना। ठीक है, तो हम अब जरूर करेंगे। अब सब लोग एक मिनट सीधा बैठो, सीधा बैठो। मैम भी करेंगी, मैं भी कर रही हूँ। अब सब लोग आप सीधे बैठो बेटा। कुछ बच्चे बिल्कुल ऐसे ऐसे हुए पड़े हैं, एक के ऊपर एक गिरे हुए हैं। सीधे बैठो बच्चे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी करो, स्पाइन को सीधा करो। हाँ, आंख बंद करो, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करो। सांस लंबी खींचो अंदर, और जब सांस छोड़ोगे, बाहर निकालोगे, तो उस टाइम पर आपने क्या करना है, जैसे भंवरा गुनगुनाता है। ये जितनी बार करोगे आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, हंसना नहीं है। फिर उसके बाद में मैं, जैसे मैम ने कहा, खड़े होकर कूदना है, हाथ शेक करने हैं ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे ऐसे करके। वेरी गुड, वेरी गुड। आई कैन सी सो मेनी चिल्ड्रन डूइंग इट। वेरी गुड। इससे ना बेटा आपकी एकाग्रता बढ़ती है। ठीक है, चलो अब हम शुरू करते हैं दूसरा पार्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। अब आप नीचे कर लो अपने हाथ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नीति मैम आप दिखाएंगे? तो अब पार्ट शुरू, आई मीन पोम शुरू करने से पहले
मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, ठीक है? पहले हम वो वीडियो देखते हैं, फिर मैं आपसे पूछूंगी। जी मैम। जी मैम, दिखाती हूँ, 1 मिनट। हाँ जी, हाँ जी मैम, थैंक यू। Truth. सच. Sticks and stones may break my bones. लाठियाँ और पत्थर मेरी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं. But words can also hurt me. लेकिन शब्द भी मुझे चोट पहुँचा सकते हैं. Stones and sticks break only skin. पत्थर और लाठियाँ केवल चमड़ी तोड़ती है. While words are ghosts that haunt me. जबकि शब्द उन भूतों जैसे हैं जो मुझे डराते हैं, परेशान करते हैं. Slant and curve the fall word swords. टेढ़े और मुड़े हुए शब्द उस तलवार जैसे हैं. To pierce and sticks inside me. जो मेरे आर पार होकर गुजरते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं. Bats and bricks may etch through bones. लाठियाँ और पत्थर हड्डियों के माध्यम से दर्द पहुंचा सकते हैं. But words can mortify me. लेकिन शब्द मुझे शर्मिंदा कर सकते हैं, मुझे अपमानित कर सकते हैं. Pain from words has left its scars on mind, and heart that's tender, cuts and bruises now have healed. इन शब्दों के दर्द ने कोमल दिल और दिमाग पर अपना निशान छोड़ दिया है, और उस वजह से इस दिल पर जो घाव है, वो घाव भी अब कुछ हद तक ठीक हो चुके हैं. It's words that I remember. लेकिन ये जो शब्द है, ये वो शब्द है जो मुझे याद आते हैं. या थैंक यू मैम. तो आपने ये छोटी सी एक वीडियो क्लिप देखी, ठीक है? और इसमें आपने क्या जाना, इससे आपने क्या समझा कि मैंने ये क्यों दिखाई आपको? इसमें ऐसा क्या है जो आप, मैं चाहती हूँ आप सीखें या आप जाने? क्या चीज थी ये? किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? हम ट्रुथ के बारे में पढ़ रहे हैं ना बेटा? ट्रुथ के बारे में. और ये ट्रुथ के बारे में हम किस रूप में पढ़ रहे हैं? एक पोम की, एक कविता के रूप में, ठीक है? और इस कविता को लिखा किसने है? बैरी वेट. बैरी वेट, ठीक है? आप लोगों को पता चल गया कौन है, क्या नाम है पोएट का, कवि का क्या नाम है? बैरी वेट. ये एक कवि जो है बाहर रहते हैं, हिंदुस्तान में नहीं रहते. और ये जैसे मैं पढ़ाती हूँ ऐसी ये भी पढ़ाते हैं, ठीक है? और ये काफी सारी छोटी छोटी कहानियां बच्चों के लिए और बहुत सारी पोम्स जो है लिखते हैं, जिसमें से एक आज आप पढ़ोगे. आप किताब नीचे करो बेटा मुंह पे से. हाँ जी, ठीक है. तो मैं 1 मिनट पोम शेयर कर रही हूँ आपके साथ. आपके पास ऑलरेडी अब आप ये देख रहे हो कि ये वाली पोम हमने अभी के अभी हमने इसको एक वीडियो के रूप में भी देखा है, ठीक है? ओके. तो अब आप मुझे बताओ और सोचो कि ये जो कविता है इसके अंदर हमने जो है शब्दों को, वर्ड्स को, व्हाई हैव वी कंपेयर्ड देम टू गोस्ट एंड सोड? कोई बता सकता है मुझे कि हमने क्यों कंपेयर किया है? नियति मैम, दिखाई दे रहा है बच्चों को?
एक सेकेंड मैम, मैं बच्चों को मैंने म्यूट कर रखा है। मैम दिख तो रहा है ये, लेकिन इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हो? ये वर्टिकल स्क्रीन दिख रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो बच्चों को और मतलब अच्छे से समझ में आ सकता है, जैसे आपने दोपहर को किया था ना। हाँ हाँ, मैं समझ गई। दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा है? हाँ हाँ, ये परफेक्ट है। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो हम यहाँ पे क्या है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, ठीक है, बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टिक्स एंड स्टोन्स क्या होते हैं बेटा? स्टिक्स एंड स्टोन्स अभी आपने वीडियो में भी देखा था, क्या बोलते हैं इसको? हस्ती है। नहीं, बोन्स तो हड्डी हुआ, बोन्स पर स्टिक्स एंड स्टोन्स क्या है? हाँ, लाठी और पत्थर। लाठी और पत्थर जब हमारे ऊपर गिरते हैं, हमारे पे बरसते हैं, तो क्या होता है? हमारी हड्डी टूटती है। एक सेकंड ध्यान दो। पर शब्द होते हैं वर्ड्स। वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। कभी किसी ने सोचा है कि शब्द भी किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? पर हाँ, ये सत्य है, दिस इज द ट्रुथ। जो आपको टाइटल ऑफ द पोम दिया है जिसपे लिखा है ट्रुथ, उसका मतलब है सच्चाई, जो आपने मुझे शुरू में बताया। और वो सच्चाई क्या है कि सिर्फ लाठी और पत्थर ही नहीं हमारे ऊपर हमें चोट पहुंचाते हैं, बल्कि जो शब्द हैं वो भी हमें बहुत दुखी करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, और हमें बहुत दर्द देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर पे अगर लाठी और पत्थर पड़े। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। जो स्टोन्स हैं और जो स्टिक है, जो लाठी है और जो पत्थर है, वो तो सिर्फ हमारी खाल पे जब गिरते हैं तो वो हमारी खाल जो है पे निशान पड़ जाता है, ठीक है, चोट लग जाती है। पर शब्द उस गोस्ट की तरह है। गोस्ट क्या है यहाँ पर, बताओ मुझे, व्हाट इज गोस्ट हियर? कोई बता सकता है गोस्ट क्या है यहाँ पर? अनम्यूट करना पड़ेगा बच्चों। एक मिनट, बताओगे मुझे यहाँ पर गोस्ट क्या चीज है? नियति मैम, अनम्यूट करके बताना मुझे जरा। कोई बताएगा मुझे यहाँ पर गोस्ट क्या चीज है? किसी को याद है अभी हमने वीडियो में क्या देखा था? गोस्ट का मतलब है भूत, ठीक है। और जैसे हम भूत से डरते हैं, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे माइंड में वो बैठ जाते हैं आकर, हम डरते हैं, हम भूल नहीं पाते हैं। ऐसी जो शब्द हैं वो एक ऐसे गोस्ट की जैसे हैं जो हमें हॉन्ट करते हैं। हॉन्ट का मतलब हमें हर समय हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हम नहीं भूल पाते अगर कोई हमें गलत बोलता है तो वो शब्द हम कभी नहीं भूल पाते, ठीक है। तो स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, तो उसने क्या कहा? अब मैं पूरा आपको बताती हूँ कि लाठी और पत्थर जब हम पे बरसते हैं तो हमें चोट पहुंचती है, शारीरिक चोट पहुंचती है, फिजिकल इंजरी होती है। बट जब कोई गलत बोलता है तो वो हमें माइंड एंड ब्रेन, हमारा हार्ट, वो जो है इफेक्ट होता है। हमारा जो दिल और जो हमारा दिमाग है वो हमारा बहुत परेशान हो जाता है, और वो हमेशा ये शब्द हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं किसी भूत की तरह, ठीक है। इतना समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे। किसी को इतना समझ में आया? नियति मैम कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ओके, ठीक है, वेरी गुड, राइट। Slant and curve, the fall word swords to pierce and stick inside me. What is slant and curve? जैसे एक तलवार होती है बेटा,
और उस तलवार के आगे आपने देखा है तलवार सीधी होती है और फिर थोड़ी सी कर्व हो जाती है, और ऐसी तलवार जब किसी के ऊपर पड़ती है तो वो तो घायल हो जाएगा। तो यहां पर उसने शब्दों को, जो गलत शब्द हैं, सही शब्द नहीं, जो गलत शब्द हैं, रॉन्ग वर्ड्स हैं, उनको एक तलवार से कंपेयर किया है कि वो एक तलवार की तरह से हैं। वो तलवार रूपी शब्द जब हमारे ऊपर कोई बरसाता है तो वो हमारे अंदर ठीक वैसे ही इट पियर्स एंड स्टिक, वो वैसे ही हमारे अंदर घुस के हमें उतना ही, हमें वहीं रह जाता है जैसे कि एक तलवार हमें चुभती है, वैसे ही शब्द चुभ जाते हैं हमें और हम उनको कभी नहीं भूल पाते। टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी मतलब मेरे अंदर, और मतलब मेरे दिमाग में और मेरे दिल में। आई कैन नेवर फॉरगेट दोज वर्ड्स। सही बोला मैंने? समझ में आया? नेक्स्ट है बैट्स एंड ब्रिक्स में एक ट्रू बोन्स। क्या होता है? बैट्स, एक जब हमारे ऊपर एक बैंत या एक ईंट कोई हमें मारता है तो हमारी हड्डियां टूटती हैं, हमें दर्द होता है, हमारी हड्डी टूटती है। बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी का मतलब एक इंसल्ट फील होता है हमें, हम एम्बैरेस्ड फील करते हैं, हम एक झेप जाते हैं जब हमारे पे कोई इस तरह के शब्द बोलता है, तो हम उन्हें नहीं भूल पाते। तो पहले में उन्होंने, पहला देखो जो लेसन होता है वो तो इट इज डिवाइडेड इन पैराग्राफ्स, वो तो पैराग्राफ में डिवाइडेड होता है, लेकिन जो एक पोम होती है इट इज डिवाइडेड इन स्टैंजास। तो ये 4-4 लाइनों का एक एक मतलब स्टैंजा है। पहले स्टैंजा में, पहली 4 लाइनों में जो पोएट है वो गलत शब्दों को एक घोस्ट से कंपेयर कर रहा है, मतलब वो एक भूत जैसे हैं, गलत शब्द भूत जैसे हैं। जो दूसरी 4 लाइनें हैं, अगली 4 लाइनें हैं, उनमें वो कवि जो है वो इन शब्दों को, गलत शब्दों को एक तलवार से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, इतना याद रखोगे आप। और दोनों में वो यही कह रहा है कि पहले में वो कहता है हमारी स्किन पे हमें निशान पड़ जाते हैं जब हमारे ऊपर कोई लाठी बरसाता है, ठीक है। और दूसरे में वो कहता है कि जब तलवार हमारे ऊपर गिरती है तो हमें बहुत दर्द होता है। और जैसे बैट्स एंड ब्रिक्स, जब लाठी और ईंट, ब्रिक्स का मतलब ईंट, जब हमारे ऊपर गिरते हैं, जब हमारे ऊपर बरसाए जाते हैं तो हमारी हड्डियां टूटती हैं। लेकिन शब्दों से, गलत शब्दों से हड्डियां नहीं टूटती, हम एम्बैरेस्ड होते हैं, हम झेप जाते हैं, हमें कभी भी अच्छा नहीं लगता और वो चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है। सॉरी, एक सेकेंड, कहाँ चला गया? या अब नेक्स्ट 4 लाइंस में बैरी वेड बोल रहे हैं। बैरी वेड आप याद रखिएगा, पोएट का नाम है। पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार। जो दर्द है वो हमारे, जो शब्दों से हमें जो दर्द मिलता है वो हमारे ऊपर एक ऐसा निशान छोड़ जाता है, हमारे ऊपर मतलब हमारे शरीर पे नहीं, हमारे मन मस्तिष्क में, हमारी ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारे हार्ट में एक ऐसा निशान छोड़ जाता है। ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर, क्योंकि हमारा जो टेंडर का मतलब कोमल, टेंडर का मतलब कोमल, हमारा दिमाग और हमारा दिल बहुत कोमल होता है। अगर कोई हमें गलत बोलता है तो वो एक ऐसा निशान छोड़ जाता है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, कि हम उसको नहीं हटा पाते, उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। कट्स एंड ब्रूसेस नाउ हैव हील्ड, कि जो लाठी बरसी हम पर, जो पत्थर बरसे हम पर, चाहे हमारी हड्डी टूटी, चाहे हमें चोट लगी, वो सब तो दवाइयों से ठीक हो जाता है। कट्स एंड ब्रूसेस, कट्स का मतलब जो कट लगता है, जैसे एक कोई चीज शार्प, अगर कोई पैनी चीज हम पर लगती है तो हमारे स्किन जो है, हमारी खाल फट जाती है ना। एंड ब्रूसेस, झिरट, वो सब तो ठीक हो जाते हैं दवाइयों से। लेकिन गलत शब्द, इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेम्बर,
तो इट्स वर्ड्स का मतलब ये शब्द हैं जो गलत, जो हमारे दिमाग में हर टाइम घूमते रहते हैं। इतना समझ में आया बच्चों आपको? एक सेकेंड, इतना समझ में आया मेरे बच्चों आपको? ठीक है, तो अब मुझे आपसे पूछिए कि आप कितना समझे उस चीज को। लेट मी आस्क क्वेश्चन, ठीक है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम? कविता का क्या शीर्षक है? मैं कुछ आप मुझे बताओ। दूसरा प्रश्न कवि का, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? कवि का क्या नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहती हूँ। ओके, अब आप मुझे नेक्स्ट बताओ कि इसमें व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड्स, जो हम गलत शब्द बोलते हैं, इन फर्स्ट 4 लाइन्स इज कंपेयर्ड टू व्हाट? किससे कंपेयर किया गया है? फर्स्ट 4 लाइन्स, पहली 4 लाइनों में गलत शब्द किससे तुलना की गई है? बताओ। मोस्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। और नेक्स्ट 4 लाइन्स, नेक्स्ट 4 लाइन्स में, अगली 4 पंक्तियों में कवि ने, पोएट ने गलत शब्दों को किससे कंपेयर किया है? अगली 4 लाइनों में। पहली 4 में तो घोस्ट है, अगली 4 लाइनों में कोई बताए अनम्यूट करके। किसे बोला? मेरे को समझ नहीं आया बेटा। मुलांना एकाने कोणीतरी सांगा ना, सगळ्यांनी एकत्र नका बोलू. नेक्स्ट 4 लाइन्स में बताओ आपको किससे कंपेयर? शहादा स्कूलला चान्स देऊया. शहादा स्कूल आन्सर सांगा. नेक्स्ट सोर्ड से नेक्स्ट 4 लाइन्स में सोर्ड से करा बराबर, ठीक है? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक पूछती हूँ कि जो वो कहते हैं कि जो हमें लाठी से, पत्थर से कोई मारता है, ठीक है, तो हम घायल हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? फिजिकल इंजरी होता है, राइट? बट अगर कोई हमें गलत वर्ड्स बोलता है तो क्या होता है? देन व्हाट हैपेंस? ये नेक्स्ट 4 लाइन्स में है, आई मीन लास्ट 4 लाइन्स में। फिर क्या होता है बताओ? हाँ, लास्ट 4 लाइन्स में आई कैन सी आप लोग क्या होता है बताओ? क्या बोला उन्होंने? लाठी, पत्थर, ब्रिक्स एंड बैट्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स जब हमारे ऊपर गिरते हैं तो हमें फिजिकल इंजरी होती है बेटा। नहीं, तो जब गलत वर्ड्स होते हैं तो वो गलत वर्ड्स को क्या कहता है? वो क्या होता है? गलत वर्ड्स हम भूल जाते हैं। डू वी फॉरगेट देम? आर वी एबल टू फॉरगेट? क्या हम भूल पाते हैं गलत शब्द? कोई हमें अगर कहीं नहीं वो कर पाते ना, नहीं कर पाते। अच्छा,
अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम किसी चीज की तुलना किसी चीज से करते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो, जब हम किसी चीज की तुलना किसी से करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है वो? चलो, अगर आपको वो नहीं आ रहा, मैं आपको एक शेयर करती हूँ उसके लिए। एक मिनट नियति मैम, मैं वही शेयर कर रही हूँ इनके साथ। जी मैम। मैं इनके साथ शेयर कर रही हूँ वही पीपीटी। एक सेकंड मुझे। या शो नहीं कर रहा। अब हाँ, दिख रहा है? आ गया मैम, दिख हो रहा है। गया, ठीक है। तो आप मेरे को देखो, बहुत ध्यान से देखना बेटा। मैं आपको फर्स्ट 4 लाइंस आपको पढ़ के बता रही हूँ। स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन while words are ghosts that haunt me. Sticks and stones, stones and sticks, क्या चीज है यहाँ पर? मैंने क्या लिखा है ऊपर? मैंने आपको बताया था कि किसी भी कविता को सुंदर बनाने के लिए, उसको आराम से हम याद कर सकें, ऐसा बनाने के लिए कवि जो है उसके अंदर कुछ गहने डालता है, कुछ ज्वेलरी डालता है। जैसे हम सजते हैं, हम कहीं जाने के लिए हम तैयार होते हैं, ऐसे ही वो अपनी कविता को बनाना चाहता है ताकि सब लोग उसको खूब खुश होके पढ़ें और उसको याद भी रखें। उनमें से एक गहना, एक ज्वेलरी है, उसका नाम है एलिट्रेशन। एक पोइटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। क्या आप लोग बोल सकते हो सब लोग एक साथ एलिट्रेशन? वेरी गुड। एलिट्रेशन जो होता है ना बेटा, अब मैंने आपको जब मैंने आपको वाई पोम कराई थी तो उसके अंदर आपको मैंने राइम स्कीम कराई थी। राइम स्कीम में मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उनके बिल्कुल जो लास्ट साउंड होती है, हम उनको देखते हैं कि वो कैसा हमें लगते हैं। अगर वो एक जैसे लगते हैं तो हम उनको फिर वैसे ही हम अल्फाबेट देते हैं, ABCB। याद है आपको, हमने किया था वाई में, हमने राइम स्कीम की थी। आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे सही जवाब भी दिए थे उस टाइम पर। करा था ना राइम स्कीम? तो आप समझ लो कि राइम स्कीम में तो हम लास्ट के अक्षर देखते हैं कि वो एक जैसी ध्वनि निकालते हैं। हम एलिट्रेशन में शुरू के देखते हैं। अब जैसे मैंने लिखा है स्टिक्स एंड स्टोन्स, मैंने उसका रंग बदल दिया है ताकि आप देख सको ध्यान से कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। स्टिक्स एंड स्टोन्स में ST और ST, आप देखो लेटर्स, जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं, वो एक जैसे हैं और उनकी जो ध्वनि है वो भी एक जैसी है। तो जब इस तरह से अक्षर या उसकी ध्वनि शुरू में और एक ही पंक्ति में एक जैसी होती है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं एलिट्रेशन। क्या कहते हैं बेटा? दोबारा बोलना, दोबारा बोलना बेटा। एलिट्रेशन। और ये एलिट्रेशन जो है इस 4 लाइनों में 2 बार हो रहा है, 2 बार। एक बार फर्स्ट लाइन, पहली लाइन में देखो स्टिक्स एंड, और तीसरी लाइन में आ रही है स्टोन्स एंड स्टिक्स। बराबर, ठीक है। तो स्टिक्स एंड स्टोन्स, स्टोन्स एंड स्टिक्स, दोनों में देखो एकदम आपको उसमें जो ध्वनि है, जो अक्षर है, वो सेम है। और ऐसे जब होता है बेटा, जब एक ही लाइन में, अलग अलग लाइन में होगा तो नहीं होगा। अगर एक ही लाइन में 2 या 2 से ज्यादा अक्षर या उनकी ध्वनि एक जैसी होती है तो हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। और इन 4 लाइनों में हमारे पास 2 जगह पर ये एलिट्रेशन है, एक पहली लाइन में और एक तीसरी लाइन में।
समझ में आया? वेरी गुड। मैं आपसे बार बार पूछूंगी, अगली क्लास में क्या पूछूंगी। अब हमने ठीक है बेटा, एक सेकंड। Slant and curve the fall word source. मैंने word source को एक अलग रंग दिया है, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कुछ और दिखाना चाहती हूँ। तीसरी लाइन में देखो, बैट्स एंड ब्रिक्स। बैट्स एंड ब्रिक्स, सबको पता है बैट क्या होती है ना? चलो, आप क्रिकेट बैट भी होती है ना? और आपकी हॉकी स्टिक होती है। तो स्टिक समझ गई कैसा होगा, और बैट भी समझ गए कैसा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, बैट एंड ब्रिक्स। अब इसके अंदर ब का साउंड, ब की ध्वनि 2 बार आ रही है और एक ही लाइन में आ रही है। ब की ध्वनि एक ही लाइन में 2 बार आ रही है, ठीक है। तो बैट्स एंड ब्रिक्स क्या हुआ बेटा यहाँ पर? अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कोई बता सकता है मुझे? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करके बताओ। Alliteration. I'm so happy. Thank you so much. Thank you so much. Very good. Very good. Alliteration. तो बैट्स एंड ब्रिक्स हो गए alliteration. तो चलो, अब मैं आपको एक नई चीज सिखाती हूँ, और वो है मेटाफर। मेटाफर बेटा वो होता है, जब अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि शब्दों का गलत शब्द को किससे कंपेयर किया है, किससे तुलना करी है कवि ने, पहले और दूसरे स्टैंजा में। एक में किया हॉर्स, और दूसरे में किया सोर्ड से, ठीक है। तो सोर्ड क्या है बेटा? तलवार। और जब आप 2 चीजों की तुलना करते हो बेटा, तो उसको कहते हैं मेटाफर। लेकिन अब यहां पर एक मैं छोटी सी चीज और बताना चाहती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। कभी कभी एक सिमिली, एक और एक पोएटिक डिवाइस होता है, एक ऐसी गहना होता है, इसको सिमिली बोलते हैं। सिमिली मीन्स सिमिलर, सिमिलर मतलब एकदम एक जैसा, ठीक है। तो हाँ, लेकिन सिमिली और मेटाफर, सिमिली, ठीक है, सिमिली और मेटाफर बेटा ध्यान से सुनो, सिमिली और मेटाफर दोनों एक ही काम करते हैं, पर उसमें एक छोटी सी फर्क होता है। और वो फर्क क्या है कि जब हम सिमिली करते हैं ना बेटा, जब सिमिली लिखते हैं, तो उसमें हम एक वर्ड डालते हैं लाइक। लाइक मतलब हिंदी में तरह, एक लाइक वर्ड LIKE डालते हैं। लेकिन अगर हम लाइक हटा दें और हम फिर भी तुलना करें किसी चीज की, तो वो बन जाता है मेटाफर। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं ये बोलती हूँ कि he fought like a lion in the battlefield, वो आदमी एक शेर की तरह रंगभूमि में, मतलब जहां पे वॉर होती है या लड़ाई होती है, बैटल होती है, वहां पर वो एक शेर की तरह लड़ा, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या समझते हो कि क्या वो शेर बन गया था बैटलफील्ड में जाके? नहीं, मतलब ये कि वो शेर की तरह हिम्मत रखी, शेर की तरह उसने जो है, ब्रेव था वो बहुत, उसने किसी से नहीं डरा और उसने सबको मार गिराया, ठीक है। तो वो एक लायन की तरह था, शेर की तरह था। लेकिन इसी को मैं अगर मेटाफर कर दूंगी, उसमें भी मैं तुलना कर रही हूं, तो मैं उसमें बोलूंगी ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो शेर बन के ही अंदर बैटलफील्ड में चला गया, नहीं। मैं इसमें भी कंपेयर कर रही हूँ और पहली वाली लाइन में भी कंपेयर किया। सिर्फ फर्क कितना क्या हुआ बेटा, कि पहली लाइन में हमने लाइक यूज किया, ही फॉट लाइक अ लायन, और दूसरी लाइक अ लायन, और दूसरी में मैंने बोला ही वॉज अ लायन इन द बैटलफील्ड, ठीक है। वंदना मैम, हाँ, टाइम इज अप मैम।
ओ आई एम सो सॉरी मैम, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में एक सेकेंड, एक मिनट मैम, आई नो या अच्छा मैं भी सुन अभी के गई ना, मुझे भी ध्यान नहीं रहा, बच्चे इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे थे, आई नो मैम। मेरे को लग रहा था